आगे जाके न मना है तो प्रशासन ने क्या कहा आपको, क्यों मना है? उन्होंने कहा कि खतरा है, ये है, मना कर रहे हैं। और पत्रकारों को भी वहीं रोका हुआ था गंगनानी में। 2 दिन से पत्रकार वहाँ बैठे थे। जो चहेते पत्रकार थे उनको चॉपर से भेजा गया। पहले उन्होंने कहा कि मुझे रोका गया, तो रोका गया तो वहाँ कैसे पहुँचे? 8 तारीख की सुबह में किसी तरीके से रस्सों की मदद से नीचे उतर के और लोहे के पोल को डाल के हम लोग बाहर गए और उधर हम निकल गए। और कम से कम इस आपदा में भी राजनीतिकरण करना, ये कम से कम प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देती। 2013 से 2025 आ गया, अभी तक वो बैली ब्रिज है जो टेम्परेरी ब्रिज होता है। सरकार पक्का ब्रिज नहीं बना पाई। जहाँ से फौज का आवागमन है, जहाँ से टैंक जाएंगे, तोपें जाएंगी, उसको पक्का तक सरकार नहीं कर पाई। घाम तापो बीजेपी, बाहर निकलो बीजेपी। उत्तरकाशी के धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 अगस्त को जिस तरह से उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में त्रासदी आई, उसके बाद लगातार आईटीबीपी, इंडियन आर्मी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। अब तक 1100 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा चुका है। इसके साथ ही 270 सॉर्टीज़ अभी तक की जा चुकी हैं और इसमें कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जल्दी ही पूरा हो जाएगा। हालांकि अभी तक कितने लोग धराली की इस त्रासदी में दब गए, 40 फीट के करीब जो मलबा आया उसमें लोग कहाँ चले गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि धराली में उस समय काफ़ी लोग मौजूद थे। कुछ जान बचाने में कामयाब हुए, कुछ घायल हुए, कुछ को रेस्क्यू किया गया, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी मिसिंग चल रहे हैं। इंडियन आर्मी के अगर आंकड़ों की बताएं तो कम से कम 100 लोग मिसिंग चल रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि 16 लोग मिसिंग हैं, लेकिन इसको लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ भी फैल रही हैं और ये भ्रांतियों के बीच में एक कोई क्लियर पिक्चर अभी तक सामने नहीं आ रही है कि आखिर वहाँ पर 40 फीट मलबे में जो घर थे, जो होटल्स थे, जो लॉजेस थे, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो कहाँ चले गए। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा भी कई टूटी हुई सड़कों को पार करके अकेले वहाँ पहुँचे और उन्होंने हालात का जायज़ा लिया। हम उनसे खुद जानेंगे कि उन्होंने वहाँ क्या देखा और क्या स्थिति है वहाँ पर इस समय। करण मेहरा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब वहाँ पहुँचे, जिस तरह से गंगनानी का पुल टूटा हुआ था, लिमचीगढ़ में अभी बेली ब्रिज बन रहा है और आगे भी रोड वॉश आउट हो गई, पैदल जाना काफ़ी मुश्किल है, दूसरे रास्तों से लोग कोशिश कर रहे हैं, पत्रकार भी कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह से आपने वहाँ के हालात देखे? धराली में जो आप लोगों से मिले, लोगों का क्या कहना है? कितने लोग वहाँ पे मौजूद रहे होंगे और कितने लोग अभी भी मिसिंग हैं? देखिए, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दुखद घटना है। हमारे लोग परेशान थे, इसीलिए जैसे ही मुझे पता चला कि इलेक्शन है, मैं इंटीरियर में था और पता चलते ही मैं रात को रानीखेत से चला और दूसरे दिन मैं 6 तारीख को पहुंच गया था उत्तरकाशी। हम लोगों को गंगनानी पहुंचने के बाद प्रशासन के कुछ लोगों ने रोका कि नहीं आगे जा सकते, मना है। स्थितियाँ बड़ी भयानक थी क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसमें आगे जाके न मना है तो प्रशासन ने क्या कहा आपको, क्यों मना है? उन्होंने कहा कि खतरा है, ये है, मना कर रहे हैं। और पत्रकारों को भी वहीं रोका हुआ था गंगनानी में। 2 दिन से पत्रकार वहाँ बैठे थे। जो चहेते पत्रकार थे उनको चॉपर से भेजा गया और जो सच दिखाएंगे, जिनमें चलने की कुव्वत थी, लोगों से बात करने की कुव्वत थी, जो लोकल लोग थे, जिनको वहाँ की भाषा का ज्ञान है, उन लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया गया। और जिस दिन मैं 7 तारीख को भी मुझे रोका, 8 तारीख की सुबह में किसी तरीके से रस्सों की मदद से नीचे उतर के और लोहे के पोल को डाल के हम लोग बाहर गए और उधर हम निकल गए। उसके बाद कुछ पत्रकार साथी भी जो मजबूत लोग हैं वो लोग भी वहाँ से निकल गए और वो लोग भी वहाँ शाम तक पहुँचे। बड़ा भयानक मंजर था। जो मैं सामरिक दृष्टि की बात कर रहा हूँ, पहले उसमें आऊँगा। 2013 की जो आपदा आई थी उसमें जो बैली ब्रिज बनाए गए, खासकर मैं 2 के नाम ले लेता हूँ आपको। एक तो 80 गंगा में बनाया गया था बैली ब्रिज और दूसरा एक कैप्टन जो शहीद हुए थे राहुल रमेश, इनके लिए जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी वहाँ सावरी गाड़ में एक बैली ब्रिज बना। 2013 से 2025 आ गया, अभी तक वो बैली ब्रिज है जो टेम्परेरी ब्रिज होता है। सरकार पक्का ब्रिज नहीं बना पाई। जहाँ से फौज का आवागमन है, जहाँ से टैंक जाएंगे, तोपें जाएंगी, उसको पक्का तक सरकार नहीं कर पाई। अब स्थिति ये है कि जब मैं वहाँ गया तो 2-3 चीज़ें देखी। एक तो पानी की कमी थी, पीने का पानी बहुत वहाँ नहीं पहुँचा था। 5 तारीख की घटना थी। 8 तारीख को 5000 के चेक लेके पहुँचे थे, जिसका लोगों ने विरोध किया और नारे लग रहे थे, घाम तापो बीजेपी, बाहर निकलो बीजेपी। और वो गुस्सा था। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब ये गांव का नाम है मुखवा गांव में मुख्य प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कई घोषणाएं की थी और ये कहा था घाम तापो टूरिज्म हम चलाएंगे यहाँ। इसमें जिलाधिकारी का बयान भी आया कि
5,000 जो है हम शुरुआती तौर पे दे रहे थे, नहीं, फिर मुख्यमंत्री ने 5 लाख भी कर दिया। सर इसको समझने की ज़रूरत है। समझना ऐसे है कि पहले तो मैं मुखवा गांव की बात पे आ जाऊँ। पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर रखा है मुखवा गांव ने, और 5,000 की बात नहीं है। जहां लोग ही नहीं बचे, जहां लोग पानी के लिए भाग रहे हैं, जहां कोई बैंक नहीं बचा, जिनको अपने गांव को छोड़ के जाने की जो लोग स्थिति में नहीं, मेंटल कंडीशन में ही नहीं है कि वो गांव छोड़ के कहीं और जाएं, बैंकों तक जाएं, उनको आप 5,000 दे के क्या चाह रहे हो? उनको क्या चाहिए? उनको आपका सहारा चाहिए, आपकी बातचीत चाहिए थी। वो चाह रहे थे कि उनको पुनः स्थापित कहाँ किया जाएगा, इस बारे में चर्चा हो। उनको कुछ मुआवजा, जो उनके करोड़ों की संपत्ति स्वाह हो गई, उस पर कुछ मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह का कुछ है नहीं। क्योंकि कंट्रोल रूम में भी मुख्यमंत्री हैं, हेलीपैड में भी मुख्यमंत्री हैं, लिमचीगाड़ में भी मुख्यमंत्री हैं, धराली में भी मुख्यमंत्री हैं, उत्तरकाशी भी मुख्यमंत्री हैं। टीम कहाँ है? जो अन्य हमने देखा, नारायण दत्त तिवारी जी का के टाइम में हमने काम करते हुए देखा है, हरीश रावत जी के टाइम में हमने काम करते देखा है। विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटीज़ लगती थी, अलग अलग काम सौंपे जाते थे और प्रशासन उनकी गाइडेंस में अच्छा काम करता था। जो मैं पैदल गया वो मैं एग्जाम्पल सेट करना चाह रहा था कि मैं जा सकता हूँ जो अनट्रेंड है, तो गांव के और लोग भी जा सकते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी जा सकती थी, लेकिन इस ओर को प्रशासन का ध्यान ही नहीं था। एसडीआरएफ को भी 6 तारीख की शाम को वहाँ ड्रॉप कर पाए, क्योंकि कोई साधन नहीं। 7 तारीख की सुबह तक कोई डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँच पाया था इनका, केवल आईटीबीपी के लोग वहाँ मदद कर रहे थे बेचारे अपने सीमित संसाधनों से। 7 तारीख तक डॉक्टर 9 बजे इन्होंने सीएमओ और कुछ डॉक्टर्स वहाँ भेज पाए। तो ये मैं कहता हूँ कि प्रबंधन की कमी थी। जहाँ से मैं जा सकता हूँ वहीं लकड़ी की एक टेम्परेरी व्यवस्था करके लोगों को भेजा जा सकता था। आज मैं खुश हूँ, मेरे जाने के बाद वहाँ लिमचीगाड़ पे बेली ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ और आज उसमें पैदल आवाजाही शुरू हो गई और शाम तक मुझे उम्मीद है गाड़ियाँ चल जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी धराली तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि वहाँ से 5.5 किलोमीटर की दूरी पे एक करीब 150 स्पान की रोड गायब है। फिर उससे 700 मीटर की दूरी पर फिर करीब 350-400 मीटर का स्पान गायब है, जिसमें केवल नदी है और ऊपर चट्टाने हैं। जाने के पैदल जाने में तक लाले पड़ रहे हैं। तो अभी कम से कम 8 से 10 दिन मुझे लगता है बड़ी हैवी मशीनें लगेंगी, तब एक टेम्परेरी व्यवस्था धराली तक या हमारे हरसिल तक जाने के लिए बन पाएंगी। तो ये हालात हैं, हमको समझना चाहिए। दूसरा, सरकार आंकड़े देने में क्यों डर रही है? पत्रकारों को क्यों नहीं जाने दे रहे? अब हमारे समझ में आ रहा है क्यों 8 तारीख तक आप वहाँ शुद्ध पानी नहीं पहुँचा पाए। वहाँ जो लेबर्स थी, मैं धन्यवाद दूंगा भराली के लोगों को, इतने नुकसान के बाद भी नेपाल के और बिहार के जो लोग फंसे हुए हैं उनको अपने घरों में बचे हुए जो राशन है उससे कुछ ना कुछ खिला रहे थे। कोई व्यवस्था नहीं थी। कैंडल्स भी 8 तारीख को पहुँची हैं। लाइट नहीं है, कम से कम मोमबत्ती पहुँचा दो, ताकि जिनके परिजन मरे हैं, उनके घरों में दुख है, परेशान है, मोमबत्ती पहुँचाए। 8 तारीख को मोमबत्तियाँ पहुँच रही हैं। तो ये है। आपने अभी कहा कि 270 फ्लाइट्स आपने गिनाई, एक फ्लाइट में 6 से ज़्यादा नहीं जाते सर। तो ये टोटल मिला के मेरे ख्याल से 1600 कुछ होने चाहिए। चलिए भी उड़ रहा है इसलिए। चलिए, चिनूक है और दूसरा वो कितनी फ्लाइट्स हैं हमने देखी है चिनूक की और MI-17 की लिमिट्स है। पहाड़ में जब केदारनाथ हुआ था उसकी जो कैपेसिटी है उससे आधी हो गई थी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में फ्यूल बर्निंग में दिक्कत आती है। तो उसके बाद भी 2000-2500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मैं अपने संग 45 से ज़्यादा लोगों को वापस ले गया, ये दिखाकर कि मैं आ सकता हूँ, मैं वापस जा सकता हूँ, तो तुम चलो। उनके पास खाने के लिए नहीं था, उनका पैसे नहीं थे, गरीब लोग थे, तो उन लोगों को लाया भी नहीं जा रहा था। वो मेरे संग आए कि ये आ गया और ये वापस भी जा रहा, तो मेरे संग गए। और SDRF को यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वापसी तक मैं भी थक चुका था। 50 किलोमीटर एक दिन में चलना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ जाके SDRF के लोगों ने उन 40-45 लोगों को रस्सों की मदद से नदी पार कराकर और पहाड़ चढ़ाया, मुझे भी किया। तो ये हालात हैं। दूसरा, जो सुखना गांव का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जब ऊपर से मलबा आया, एक तो खीरगंगा से भराली बहा, सुखना गांव से जो आया, हाँ, सुक्की टॉप से जो मलबा आया, उसी में हमारे 9 से ज़्यादा जो सिपाही और JCO और अग्निवीर लोग हैं वो गायब हुए हैं। और वहाँ एक 1.5 किलोमीटर की लेक बन गई है, जो बहुत बड़ा ख़तरा हो सकती है। और लेकिन फ़ौज ने फिर भी एक काम किया, एक छोटा स्पान उसका छोटा सा खोला है ताकि वहाँ से पानी निकले और वो ख़तरा हो जाए। अगर वो अचानक टूटता, फ़ौज ध्यान नहीं देती, तो पूरा उत्तरकाशी तक का जो नदी के किनारे लगा हुआ क्षेत्र था पूरा बह जाना था और बड़ी त्रासदी होती। तो ये ऐसे विषय हैं जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है। क्यों नहीं किया? मैं देख रहा था एक वीडियो किसी पत्रकार साथी ने चला था, जो उत्तरकाशी में रो रहे थे कि मेरी बेटी अकेली है, कोई कह रहा मेरे पिताजी वहाँ अकेले हैं, कोई कह रहा मेरे परिवार के लोगों को कोई देखने वाला नहीं है, जाने दो, हमको भी भेज दो। नहीं भेजा जा रहा था। अरे करण मेहरा जा से क्या, वहाँ आप लकड़ी के 4 तख्ते और बल्लियाँ रख देते, गाँव के लोग तो ट्रेंड हैं इन चीज़ों में, वो चले जाते पैदल अपने परिवारों तक।
35 किलोमीटर चलना था, लोग कर लेते हमारे पहाड़ के लोग, तो नहीं, लेकिन इन्होंने नहीं किया, उस चीज़ की ओर ध्यान नहीं था। इसीलिए कह रहा हूँ कि अकेले कोशिश करने से नहीं होता, अगर टीम वर्क होता तो निश्चित ही बेहतर ढंग से हम लोगों को मदद कर पाते, लोगों की सेवा कर पाते। तो ये था। अब 5 लाख और 10 लाख की बात नहीं है। जो आपने पूछा, मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। वहाँ के लोगों का कहना था हमको मुआवजा क्या देंगे, वो तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होगा, लेकिन पहली बात है हमको कहीं पुनर्स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की जाए, क्योंकि ये खतरनाक जगह है। क्योंकि खीर गंगा से जिस तरीके से वो मंजर देखने को आया, वहाँ दोबारा कोई बसने के लिए तैयार नहीं है, सब डरे हुए हैं। 37 से ज़्यादा होटल और होम स्टेज गायब हो गए। सरकार आंकड़ा नहीं दे रही। आपने कहा 16, मैं ज़्यादा ऐसे ही बताते हूँ। अकेले भराली 16 मैंने कहा के कि आसपास। राज्य सरकार का है, लेकिन इंडियन आर्मी कह रही है कि 100 से ज़्यादा मिसिंग है। नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ आपको। जब मैं मोटा आंकड़ा दे रहा हूँ, 9 लोग तो केवल भराली के गायब हैं। 1 का शव बरामद हुआ है, 8 के शव बरामद नहीं हुए। उसके अलावा इंडियन आर्मी के 9 जवान गायब हैं। तो 9 और 8 17 तो यही हो गए। उसके अलावा एक मजदूर कहता कि हम 45 लोगों का ग्रुप था, जिसमें ना ज़्यादा लोगों का ग्रुप था, 45 लोगों का पता नहीं चल रहा है, 40 लोगों का अभी तक पता नहीं है। और एक लड़के से हमारी बात शाम के 6 बजे तक हुई। उसके कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं निकल आऊँ, लेकिन 6:30 बजे के बाद उसका भी फ़ोन बंद हो गया, बता नहीं पाया वो है कहाँ। तो इसका मतलब 6:30 7 बजे तक भी वहाँ लोग मर रहे थे, बह रहे थे, स्थितियाँ ये थी, हालात ख़राब थे। और उसके अलावा सरकार आंकड़े क्यों नहीं दे रही? हमारे यहाँ नॉर्मली भी होटल्स की जिम्मेदारी है कि एलआईयू को या प्रशासन को बताते हैं हमारे होटल में आज कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, इसीलिए आईडी ली जाती है। वो तो सीमांत क्षेत्र है, चाइना से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ तो वैसे भी ज़्यादा सतर्कता होनी चाहिए। तो जो 37 से ज़्यादा होटल और होम स्टेज में जो लोग थे, उनकी सूची होनी चाहिए इनके पास, और उनके घरों में फ़ोन करके पूछा जा सकता है भाई आप ये लोग सुरक्षित हैं, आए या नहीं आए, कहाँ हैं, इससे सूची पता चल जाएगी। ये फ़ोन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितने फ़ोन सुबह 1:30 बजे तक, जब तक ये त्रयोदशी नहीं हुई, एक्टिव थे, और उसके बाद कितने अचानक 6 बजे के बाद या उसके बाद बंद हुए हैं या गायब हो गए हैं, उससे भी पता चल जाएगा लगभग आंकड़ा कितना है। लेकिन सरकार असलियत बताना नहीं चाह रही। असलियत बताने वाली होती तो सबसे पहले डॉक्टर्स भेजती, उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोगों के साथ डॉक्टर्स भेजती। उसके अलावा जो यहाँ के जो स्थानीय हमारे पत्रकार हैं, जिनको यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की भाषा का ज्ञान है, उनको भेजते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 तारीख को जब मैं पहुंचा, उस दिन फौरी सहायता तो 7 को पहुंच जानी चाहिए थी, 6 को पहुंच जानी चाहिए थी, जब चिनुक गया। तो क्यों नहीं हुआ? 5 लाख आपने घोषणा कर दी, उससे क्या होने वाला? पैसा नहीं चाह रहे वहाँ के लोग। वहाँ के लोग हिम्मत चाह रहे हैं, वहाँ के लोग पुनर्स्थापना चाह रहे हैं, वहाँ के लोग चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो सीमांत क्षेत्र में ये रिवाज है, लोग अपने जीवन भर की कमाई से होटल या होम स्टे बना देते हैं। वहाँ लोन की प्रथा है ही नहीं, एक दूसरे से लेके काम कर लेते हैं, और इंश्योरेंस का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, मैंने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बाद भी 2013 के बैली ब्रिज अभी तक पक्के नहीं हुए। क्यों? पता है टैंक्स जाएंगे, पता है यहाँ से हमको तोपें ले जानी पड़ सकती है अचानक होने पे, अगर चाइना का भी उधर से अटैक कर दे या कुछ ऐसी हलचल हो जाए। हर्षिल तक तो एक बार आए थे, तो उसके बावजूद भी आप अपने ब्रिजेस को पक्का नहीं कर रहे हैं। व्हाट स्टेट गवर्नमेंट इज़ डूइंग? आज करण मेहरा के जाने में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्यों चले गए, क्या जताना चाह रहे। यही जताना चाह रहा था कि जैसे करण मेहरा गया, वैसे आप एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोगों को भेज सकते थे। डीएम पैदल जा सकता था 7 तारीख को। हर नेता हेलीकॉप्टर से पहुंच रहा है, पिकनिक मनाने तो ये जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। हम नहीं, तो पर तस्वीर में ये भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री के अलावा और तो कोई नेता गया भी नहीं। नहीं, अगर गए थे वहाँ के एक विधायक जी चश्मा पहन के, जिनको गाँव के लोगों ने धक्के मार के बाहर निकाला है, उसकी वीडियोज़ भी हैं लोगों के पास। लेकिन मेरा कहना कुछ दूसरा है सर, इसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत थी। ऐसे ऑफिसर्स तैनात होने चाहिए हमारे ऐसी जगहों में जहां आपदा आती रहती है, जो जवान हों, ताकतवर हों और हिम्मती हों, जिनके अंदर इतना ब्रेन हो कि हमको क्या तुरंत क्या करना चाहिए, उसके लिए उनके अंदर समझ होनी चाहिए। लेकिन इसमें ऐसी मुझे कमी देखने को मिली है कि कोई जो हो जाना चाहिए था, मतलब 5 से 8 तारीख 4 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी। पोकलैंड डालेंगे, वो ऐसे लग रहे हैं जब बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, उससे भी नहीं संभव है। तो क्या तरीका ऐसा ईजाद करें, कैसे हमको अपने इस स्टेट में आने वाली आपदाओं के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो हमारी टीम है क्या कर रही है, उनकी मीटिंग्स तक नहीं होती। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? केदारनाथ के बाद 2013 की त्रयोदशी के बाद भी हमने सबक नहीं लिया, ऐसा मुझे लगता है। और एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। बीजेपी को ये समझना चाहिए कि हम विरोध के लिए नहीं कह रहे। 2013-14 में आप सब लोग गवाह हैं इस बात के, जिस समय यात्रा चली थी उस समय सरकार ने
बॉर्डर रोड की जो हमारी टीम है बीआरओ की, उससे रूट को अपने हाथ में ले लिया था। हर 15 किलोमीटर में एक जेसीबी खड़ी थी। आप वहाँ के पुराने लोग से पूछिएगा, पूरी यात्रा में किसी यात्री को दिक्कत नहीं हुई। हम ये कहते हैं कि जब बरसात आती है और ऐसी स्थितियां हैं, जब पहले से ही मौसम वैज्ञानिक और जो हमारे भूगर्भीय शास्त्री हैं वो बता रहे थे कि कई ग्लेशियर्स टूटने की या पिघलने की या ऐसी संभावनाएं हैं कि पहाड़ को खतरा है उत्तराखंड को, आपने देखा होगा, पहले आ गया था इन चीज़ में। तो आपने क्यों पहले से ही कुछ बैली ब्रिज का सामान वहाँ रखा? अलग अलग जगहों पर 2-3 रखे जा सकते थे बैली ब्रिज, ताकि ज़रूरत पड़े तो एक ही दिन में उनको असेंबल किया जा सके। क्यों आपने वहाँ पोकलैंड जेसीबी पहले नहीं गिर? पहली पोकलैंड जो बड़ी पोकलैंड है 8 तारीख को 11:10 में आपके कुछ पत्रकार साथियों ने उसको फोटोग्राफ और वीडियोज़ भी बनाए हैं। पहली पोकलैंड 8 तारीख को पहुँची है उस पर ये बटवाड़ी से आगे को। तो ऐसी स्थिति में आप छोटी जेसीबी से अब नहीं हो पाता है काम। आप मेन हल्के फुल्के काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर्वत खिसक रहे हों, पूरे चट्टाने आ रही हों आपको हैवी मशीन से, तो ऐसी जगहों में ये चीज़ें पहले से डिप्यूट रहनी चाहिए, तैयारी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और एसडीआरएफ के लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, पुनः जिनको हम लेके आए थे उनको निकाल के लाने में, और आखिरी कदम पे जहाँ से रस्सी से मैं नीचे उतरा वहीं पे मैं बहा था, वहाँ पर एसडीआरएफ के कुछ जवानों ने मेरे को बचाया। उनको मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। आपका इसके बाद पार्टी का अगला कदम क्या रहने वाला है? धराली के जो लोग हैं वो अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और अपनों को ढूंढ रहे हैं। इस बीच में किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? कैसे उन तक मदद पहुंचेगी? हालांकि जब ये हादसा हुआ तब इंडियन आर्मी और आईटीबीपी वहाँ पे मौजूद थे, तुरंत राहत के लिए वहाँ पहुँचे थे, और जिस तरह से अब ऑपरेशन शुरू हो चुका है और काफ़ी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो धराली के अपने लोग थे, उनका कुछ नहीं पता चल पा रहा है। उनकी कैसे खोजबीन की जाए? देखिए, धराली के 9 लोग लापता हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति का बॉडी मिला है, 8 का नहीं मिला है। और धराली के लोग बचे हैं क्योंकि सोमवारी नाथ जी जो हैं उनका ऊपर भंडारा चल रहा था और पूरा गांव जो है भंडारे में गया हुआ था, मेला भी था, इसलिए लोग बच गए। अगर उस दिन मेला नहीं होता और लोग गाँव में होते तो शायद ये संख्या हज़ारों में होती, वो बच गए। और जो आर्मी का कहना है कि 100 से ज़्यादा लोग हैं, मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि बिहारी बड़ी संख्या में गायब हैं, बहुत बड़ी संख्या में नेपाली गायब हैं। उसके अलावा होटल्स में जो रह रहे थे उनका तो हिसाब किताब ही नहीं, पता ही नहीं कौन कौन थे, कहाँ के थे, क्या थे। वो तो बाद में खुलेंगे, 1-1, 2-2 खुलेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूँ, आईटीबीपी को भी, कि अपने साथी बहने के बाद भी अपने सीमित साधनों से सरकार के आने से पहले ही वो लोग बचाव कार्य में वहाँ लग गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, उनका कहना है कि आर्मी ने और फोर्सेस ने जो रोल अपना निभाया है उसकी काबिल तारीफ़ है और उनको सैल्यूट भी किया है। और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि सरकार ने इसमें ढिलाई करी है और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, आपदा के में जाने से पहले सही मुझे लगता था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने दौरे को राजनीतिक दौरा के रूप में लेना चाहते। पहले उन्होंने कहा कि मुझे रोका गया, तो वहाँ कैसे पहुँचे? ये एक प्रकार की मिथ्या बातें बोलकर और कम से कम इस आपदा में भी राजनीतिकरण करना, ये कम से कम प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।